नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं उस जनजातीय महिला की जिसे हम सिंपल सोसाइटी, प्राइमरी सोसाइटी का एक सदस्य मानते हुए यह मानते हैं कि वह आधुनिकता से, उत्तर आधुनिकता से बहुत दूर है और उसी जगह पर आधुनिकता की परिभाषा में हम शहरीकरण से आच्छादित महिलाओं के जीवन में यह मानते हैं कि उन्होंने सशक्तिकरण की वह यात्रा आरंभ कर दिया है और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जिसमें जनजाति महिला बहुत दूर खड़ी है। और इसीलिए आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि क्या वास्तव में ऐसा सच है? क्या समानता के मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14 में हमारे भारतीय संविधान में दिया है, उसकी परिभाषा में जनजातीय महिला अभी दोयम दर्जे की है? और इसीलिए जब मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया तो मैंने पाया कि मानव शास्त्र जैसे विषय में मेघालय की एक जनजाति खासी के जीवन में, खासतौर से सांस्कृतिक जीवन में, जब महिला गर्भवती होती है तो उनके यहाँ एक प्रथा है जिसे कुवैद कहते हैं। और इसमें जैसे जैसे महिला का गर्भ उसका आकार लेता है गर्भ में, वैसे वैसे जो उसका जैविक और सामाजिक पति है वह अपनी पत्नी को सहानुभूति के आधार पर नहीं, समान अनुभूति के आधार पर उन पीड़ाओं में उसी तरह का व्यवहार देकर इस बात का अनुभव कराता है कि प्रसव पीड़ा की तरफ अग्रसर होते हुए तुम्हें जिन जिन कष्टों से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिन जिन निषेधों से जो होकर गुजरना पड़ रहा है, उस निषेध में चाहे वो बाहर निकलने की बात हो, चाहे खान पान की बात हो, चाहे सामाजिक किसी कार्य में भाग लेने की बात हो, उन सभी के निषेध में जैसे उस गर्भवती महिला को निषेध का पालन करना पड़ता है, उसका पति भी उसी तरह के निषेध का पालन करता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या आधुनिकता में या उत्तर आधुनिकता की परिभाषा में शहरीकरण में रह रही किसी भी महिला के जीवन में ऐसा कोई क्षण आया है जहाँ पर महिलाओं को गर्भ धारण करने, ममत्व की तरफ बढ़ते समय पतियों द्वारा इस तरह के किसी रिचुअल को अपनाने का साहस भी किया गया हो? बल्कि अब शहरीकरण में महिलाओं को पति के साथ पारिवारिक न्यायालय में ज़्यादा रहना पड़ा है, अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए मुकदमा लड़ना पड़ रहा है और यह सिद्ध करना पड़ रहा है कि मेरा पति डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत मेरे साथ अन्याय करता है। डोमेस्टिक वायलेंस कानून होना, भरण पोषण का कानून होना, दहेज का कानून होना, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न का कानून होना, यह बताता है कि शहरीकरण में रह रही महिलाओं के जीवन में कानून के दायरे में आधुनिकता आई है, लेकिन सांस्कृतिक आईने में अभी भी जनजाति महिला उससे बहुत आगे है। जैसा कि लेवी स्ट्रास ने भी सेवेज माइंड किताब में कहा था कि हम लोगों के दिमाग में होता है कि जनजाति लोग मतलब कुछ नहीं, उन्हें कुछ आता नहीं, बट एक शहरी व्यक्ति किसी भी पत्ती को देखकर यह नहीं बता सकता कि यह पत्ती किस चीज़ की है, किस उपयोग की है। लेकिन एक सिंपल सोसाइटी में रहने वाला जनजातीय पुरुष जंगल में जाते ही जानता है कि कौन सी पत्ती किस उपयोग में आ सकती है। मैंने पढ़ार जनजाति पर काम किया है, मैंने भीलों पर काम किया है और उसमें मैंने देखा है कि जिसे आप बेशर्म कहते हैं, जिसे ख़ासतौर से मध्य प्रदेश में नलसी कहते हैं, उसकी पत्तियों से वो पोलियो का इलाज कितने बेहतरीन तरीके से करते हैं, लटजीरे से सांप काटने का इलाज कितने बेहतरीन तरीके से करते हैं, जो कम से कम एक शहरी पुरुष नहीं कर सकता है। तिल के तेल, नलसी और चूने से उन्होंने पोलियो के इतने सुंदर इलाज वो करते हैं कि कभी आपको मौका मिले
और आप मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ें तो सवाई माधोपुर से आगे लेकर नागदा तक आपको ऐसे बहुत से अनूठे उदाहरण देखने को मिलेंगे। लेकिन आज हम फोकस कर रहे हैं जनजातीय महिला पे, तो दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा साउथ में नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि अब एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में है और तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ टोडा कोडा बडागा इरुला कुरुम्बा जनजातियाँ रहती हैं। वहाँ पर दो बातें बहुत अच्छी हैं। वैसे तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से आप इसे अच्छा नहीं कह सकते। वहाँ पर जब कोई अतिथि आता है तो उन अतिथियों के सेवा के लिए वो अपनी पत्नी को भेजते हैं। निश्चित रूप से यह पत्नी के सम्मान गरिमापूर्ण जीवन के विपरीत हो सकता है या होता है, लेकिन एक जो सबसे सुंदर बात उसमें है कि जब माँ गर्भवती होती कोई महिला तो बो एंड एरो सेरेमनी होती है, जिसे पुरुष तिप्पिमी कहते हैं। और जहाँ शहरों में इस बात को लेकर पैटर्निटी डिस्प्यूट होता है, पैटर्निटी डिस्प्यूट पढ़ाया जाता है कि हाउ टू डिसाइड पैटर्निटी, उनके यहाँ सिर्फ एक धनुष बाण जो भी पुरुष उस गर्भवती महिला को दे देता है, उसके गर्भ में स्थित वह बच्चा उसी का माना जाता है। और उसके बाद वह महिला जब तक गर्भवती होती रहे, जब तक कोई दूसरा पुरुष आगे बढ़कर पुरुषुत्पिमी जैसा संस्कार नहीं कर देता है, तब तक वह महिला की पैदा होने वाली सारी संतानें उसी पुरुष की मानी जाती हैं और वह उसका सामाजिक बच्चे का पिता कहलाता है। क्या आधुनिकीकरण में, शहरीकरण में आबद्ध महिलाओं को ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त है कि उन्हें इस त्रासदी से होकर न गुजरना पड़े कि कोई उनके ऊपर चारित्रिक रूप से यह आरोप लगाए और इस जात को जानना चाहे कि इस बच्चे का बाप कौन है? शायद ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं। पैटर्निटी डिस्प्यूट की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। आप इसको गूगल पे खोज कर देख भी सकते हैं। लेकिन जनजातियों में ऐसी कोई समस्या नहीं है। जनजातियों में न तो अनाथालय है और ना ही ऐसे बच्चों की कोई गिनती है कि वो बच्चे हैं किसके। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आइए मैं आपको मध्य प्रदेश में देता हूँ, जहाँ पर एक जनजातीय बाछेड़, देवास और मंदसौर ज़िले में जब कभी आप जाएंगे ये जनजाति आपको मिलेगी। और यहाँ जो पहली लड़की होती है, जिसे आप पूछेंगे तो बताएंगे इसे खिलवाड़ी कहते हैं। खिलवाड़ी का काम ये है कि वह परिवार के दायित्वों के बोध में शादी नहीं करती है और परिवार उसके लिए घर के सबसे आगे का कमरा निर्धारित कर देता है, जिसमें वह किसी भी पुरुष के साथ रह सकती है और उससे होने वाली आमदनी से घर चलता है। दूसरे कोई भी लड़की ये काम नहीं करती है और वह भतेकवाड़ी कहलाती हैं। लेकिन इन केस अगर खिलवाड़ी गर्भवती हो जाती है, अब ये तो पता नहीं किससे गर्भवती हुई है, तो उसी जनजाति के किसी पुरुष को प्रतीकात्मक रूप से उसका पति घोषित कर दिया जाता है और वो जो संतान पैदा होती है वह उस बच्चे का बाप कहलाता है। कितनी अनूठी और कितनी सुंदर व्यवस्था है कि किसी भी तरह का यह कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। जनजातीय लोगों में माँ बनना एक पूरी तरीके से अलग कार्य है और पति बनना, पिता बनना एक बिल्कुल अलग कार्य है। उसको न तो सुचिता से जोड़कर देखा जाता है, न चरित्र से जोड़कर देखा जाता है। वैसे तो कहीं पर भी सुचिता का कोई भी परीक्षण आप भारत के किसी भी न्यायालय के माध्यम से किसी भी महिला का नहीं करा सकते हैं। हाँ, आरोप प्रत्यारोप गवाह प्रस्तुत करके किसी महिला के जीवन में कठिनाइयाँ पैदा कर सकते हैं। उसके जीवन को दुरूह बनाकर आप शादी का विच्छेद कर सकते हैं। वैसे तो अभी सरकार ने आईपीसी की धारा 497 समाप्त कर दिया है, जिसमें अब इस बात पर थोड़ी सी राहत विवाहित महिला तक को दे दी गई है कि वह अपने पति से इतर भी किसी के साथ मेल मिलाप कर सकती है। लेकिन तब भी वह भोटिया जनजाति के उस यूथ होम से बहुत दूर खड़ी हैं
जहाँ पर मोटियारी और चेलिक दोनों शाम को थक हार कर जब इकट्ठा होते हैं और इस बात को आप महसूस करें कि जहाँ पर विवाहित लोगों को कोई भी आना जाना प्रतिबंधित होता है। वैसे तो प्रमाण ये मिलते हैं कि विवाहित महिलाएं भी आ जाती हैं उस यूथ होम में। यूथ होम पर मेरा एक बहुत अच्छा पेपर भी है जो आप एकेडमिया पे पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन है। लेकिन मोटियारी और चेलिक में जो सबसे अच्छा संबंध होता है कि जब थक-हार के व्यक्ति आता है और लड़का आता है तो उसकी वह सेवा करती है, और जिस भी लड़के के बाल में कोई लड़की कंघा लगाकर छोड़ देती है तो उसका तात्पर्य यह है कि वह आज उसके साथ रहेगी भी। ये बात और है कि एक निषेध है कि 3 दिन लगातार वह किसी एक लड़के के साथ नहीं रह सकती है, और इस निषेध का अगर उसने उल्लंघन किया तो जो उनके कुल देवता सिंगबोंगा है वो नाराज़ हो जाएंगे, और उसका प्रायश्चित ये है कि उन्हें शादी करनी पड़ेगी। लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था के बाद कभी भी कोई यौन से संबंधित विसंगतियां, युद्ध उनमें नहीं पाया जाता है। कोई एक दूसरे से लड़ता नहीं है। मेरी बातें सुन के ऐसा लगेगा आपको कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या शहरी संस्कृति इस ओर जानी चाहिए। मैंने अपने इस वीडियो को बनाने से पहले ही आपसे कहा है कि यह वीडियो सिर्फ इस बात को प्रतिबिंबित करने के लिए बना रहा हूँ कि जनजातीय महिला, जिनको कि हम 2ym दर्जे का और सिंपल सोसाइटी का कहते हैं, वह आधुनिकता के जिन भी वर्तमान चरणों में हम जी रहे हैं उससे भी कहीं बहुत आगे हैं। उनके लिए शरीर, यौन संबंध सिर्फ एक प्राकृतिक घटक है और सांस्कृतिक जीवन दूसरा घटक है, जिसको शायद अभी मानव शास्त्रियों ने बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित नहीं किया है, क्योंकि शारीरिक रूप से जो जीवन वो जी रहे हैं वो उसका अलग महत्व है, और जो संस्कृति को उन्हें जीना है वह एक अलग महत्व है। लेकिन शहरीकरण में अदर देन ट्राइबल कम्युनिटीज़ हम सदैव ही शरीर के आधार पर ही अपनी संस्कृति को लेकर चलते हैं, और पूरी संस्कृति का ताना बाना ही महिला के शरीर से लेकर बुन रहे हैं, जिसके कारण सामाजिक विघटन ज़्यादा है, तलाक की दरें ज़्यादा हैं, महिलाओं की हत्या ज़्यादा हो रही है, महिलाओं का उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है, घरेलू हिंसा बढ़ रही है। तुम किसी से बोली क्यों, तुम किसी से हंसी क्यों, वो कौन था जिसके साथ तुम आई थी, वो कौन था जिसके साथ तुम गई थी, बाहर तुम कैसे जाओगी, किसके साथ जाओगी, दूसरे शहर में तुम रुकोगी कैसे। ये सारी बातें बताती हैं कि शहरी संस्कृति में पल रही लड़की या महिला को सिर्फ और सिर्फ अपनी संस्कृति के केंद्र में शरीर तक आंका जाता है, लेकिन जनजाति महिला को इस बात के लिए नहीं आंका जाता है। जिस देश ही नहीं, पूरी दुनिया में मेंस्ट्रुएशन को लेकर, मासिक को लेकर जितने निषेध हैं, मार्केट मीट ने बहुत अच्छे काम किए हैं, सामोआ पे बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत जैसे देश में भी नायर में जब लड़की को पहला मासिक होता है तो उसे उसके समूह में कुर्सी पर बैठाकर पूरे घुमाया जाता है और यह बताया जाता है कि अब इसका मासिक आरंभ हो गया है, यानी अब इसकी प्रजनन क्षमता इसे हासिल हो चुकी है, और वह एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसे शहरी संस्कृति में भी हमें मानना चाहिए था, क्योंकि अगर प्रजनन क्षमता ही नहीं होती है तो भारतीय कानून भी ये कहता है आप तलाक ले सकते हैं, लेकिन उसको ही सबसे गोपनीय विषय बनाया गया। जिसको कानून कहता है कि अगर नहीं है तो आपको तलाक मिल जाएगा, उस प्रजनन क्षमता के हासिल करने की बात को छुपाया जाता है और लड़की को घुट घुट कर जीने के लिए और एक निषेध की तरह इसको रखने के लिए संस्कृति के शैक्षणिक वातावरण में उसे रखा जाता है। और यहीं यहाँ पर आकर आपको यह फ़र्क मालूम होगा कि कैसे जनजातीय महिला हमसे बहुत आगे खड़ी है। और यह जनजातीय महिला तब आपको और ज़्यादा अच्छा दिखाई देगी क्योंकि आपने द्रौपदी का स्वयंवर सुना, सीता का सुना, लेकिन आपने गुजरात के भील के गोल गधेड़ों को भी सुना है, जहाँ पर लड़कियाँ 7 घेरों में भील महिलाएं चक्कर बनाती हैं और जो पुरुष और सब बीचों बीच में एक बांस का खंभा लगा होता है जिसके सबसे ऊपर नारियल और एक मटकी लगी होती है, और जो पुरुष या भील जनजाति का लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है
वह उन 7 घेरों को, जैसे अभिमन्यु ने 7 चक्र छोड़े थे, उन 7 चक्रों को तोड़ते हुए अगर वह ऊपर बांस पर चढ़कर उस नारियल को, गड़े को तोड़ कर लाएगा, तो वह जो चक्कर लगा रही 7 घेरे की महिलाएं हैं, 7 घेरा तोड़ना आसान नहीं है, और उस बीच में महिलाएं उसे मारती हैं, पीटती हैं, हर तरीके का दमन करती हैं कि वह वहाँ तक ना पहुँच पाए। और अगर तब भी वो वहाँ पहुँच जाता है तो वह जिस भी महिला से चाहता है, या लड़की मैं कहूँ, उससे शादी कर सकता है। एक लड़की को पाना गोल गधेड़ों के माध्यम से एक भेल पुरुष के लिए कितना कठिन है, उस बात का आकलन आज के दौर के सोशल मीडिया, वर्चुअल वर्ल्ड के माध्यम से आप सोच कर देखिए, जहाँ पर शहरी जीवन में सिर्फ कुछ ईमेल, कुछ व्हाट्सएप, कुछ एसएमएस के माध्यम से अक्सर महिलाओं को एक बहुत ही गंभीर संकट से होकर गुजरना पड़ता है, और उसी को, उस आभासी दुनिया को वो सच मानकर गोल गधेड़ों की तरह न कोई भी क्रिया करते हुए उसे अपने जीवन का सर्वस्व समझ लेती हैं। तो प्रायोगिक रूप से गोल गधेड़ों वाली महिला कितनी आगे खड़ी है, और जो वर्चुअल वर्ल्ड और शहरी महिला जी रही वो कहाँ खड़ी है। उसी में अगर आप थोड़ा सा और भी देखें, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 4 स्टेट ऐसे जहाँ भील बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में होली के समय में जो एक मेला लगता है, उस मेले में भी पुरुष जो है वो किसी भी महिला को स्वतंत्र रूप से चुन सकता है। मैं थोड़ा सा इस समय नाम विस्मृत कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो में उस नाम को बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन भीलों में जो कटारा भील हैं, वो कटारा भील में लड़का लड़की के तेल मिला हुआ सिंदूर लगा देता है, फिर वो लेके उस लड़की को भाग जाता है, कहीं छिप जाता है। पूरे गांव वाले जानते हैं वो कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से उसको ढूंढा जाता है। 3 दिन बाद उन्हें ढूंढ कर निकाला जाता है, उनका विवाह कर दिया जाता है। कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीका है अपने जीवन साथी को ढूंढने का। लेकिन आज जीवन साथी को ढूंढने का जो शहरी तरीका है वह मैट्रिमोनियल साइट्स हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स में एक उस वर्णन को देखिए जिसमें लिखा रहता है कि दूध सी गोरी हैं, स्लिम हैं, हाइट कितनी है। आप अपने उन सारी बातों को बताते हैं जो रंग भेद नीति में वर्जित होना चाहिए था। आप एक तरफ बताते हैं कि काले गोरे का भेद है इस देश में, और दूसरी तरफ सिर्फ आप अपनी शादी के लिए अपने रंग का वर्णन करते हैं, क्योंकि आपको एक वर की तलाश है, एक वर को एक वधू की तलाश है। और इस बात को में भी आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी वर्णन और कोई भी प्रतिबंध, कोई भी मानक जनजाति महिला के विवाह में नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जैसे हो जनजाति है उसमें सेवा विवाह है। अगर कोई लड़का चाहता है लड़की से शादी करना लेकिन वो नहीं शादी कर पा रहा है, उसके पास वधू मूल्य नहीं है, तो वह अपनी लड़की के माता पिता के घर सेवा करता है और अंत में सेवा से प्रसन्न होकर हो जनजाति में, खासतौर से उड़ीसा में, उस लड़की का विवाह उस लड़के से कर दिया जाता है। यह एक प्रथा ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़की के शरीर के आधार पर, उसकी सुंदरता के आधार पर कोई मानक जनजाति महिलाओं में हो। लेकिन ऐसे हज़ारों मानक आपको शहरी महिलाओं के लिए मिल जाएंगे। और यह द्वैधता यह बताती है और निष्पक्ष बात यह बताती है कि जनजातीय महिला का जीवन शहरी महिला से निश्चित रूप से ज़्यादा उत्कृष्ट है। मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इसको सुन रहा है इस पर कमेंट ज़रूर करे। हो सकता है मेरी कुछ बातें गलत उसे लग रही हों, आपको अगर लगती हैं आप ज़रूर लिखें, मेरा ज्ञानवर्धन करें। कमेंट से ही मैं कुछ अच्छी बातें और ज़्यादा बेहतर समझ सकूँगा और यह समझ सकूँगा कि जनजातीय महिला से शहरी महिला क्यों बहुत आगे है। वेरियर एल्विन ने तो शादी ही एक जनजातीय महिला से किया था, क्योंकि ताकि वह ज़्यादा बेहतर तरीके से जीवन को समझ सकें।
अगर आपको यह वीडियो समझ में अच्छा आता है, क्योंकि वैसे तो मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर किसी दूसरे वीडियो में और विस्तार से आपको बात रखूँगा, तो आप इसे दूर तक ले जाएं ताकि महिलाओं के प्रति एक पारदर्शी निष्पक्ष सोच हमारे बीच बन सके और हम वास्तव में यह समझ सकें कि क्यों नहीं हम जनजातीय महिलाओं के जीवन की तरह ही शहरी महिलाओं को शरीर और संस्कृति जैसे दो भागों में बांटकर उन्हें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ पारदर्शी स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर दे पाए, जैसा कि जनजातीय महिलाओं को प्राप्त है। अगर यह बात आप दूर तक ले जाएंगे तो मैं आलोक शांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए फिर से कुछ अच्छी बातों के साथ आपके साथ रहूँगा। नमस्कार।